नमस्कार दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अब बारी है एनवायरनमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैं रखता हूं। एकिनोडर्म्स आर मरीन एनिमल्स दैट लिव इन द ओशन। पहला स्टेटमेंट है। अमीबा आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ एंड arthropods have an exoskeleton which is a hard external skeleton। तो गाइस यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अगर हम एकिनोडर्म्स की बात करें, अमीबा की बात करें या फिर आर्थ्रोपॉड्स की बात करें, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सो एकिनोडर्म्स आप देख सकते हैं मरीन एनिमल्स दैट लिव इन द ओशन। अमीबा प्रोटोजोआ का एग्जांपल है। और जो ऑर्थ्रोपॉड्स की हम बात करते हैं, इनका एक्सटर्नल स्केलेटन हार्ड होता है एंड दैट्स द रीजन एक्सोस्केलेटन ये कहलाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तीन स्टेटमेंट्स हैं। ब्लैक कार्बन इज नॉट अ सॉलिड पार्टिकल बट अ गैस। तो गाइस ब्लैक पार्टिकल गैस नहीं है, ठीक है, इट्स अ एरोजोल। ओके, सो इट्स नॉट डायरेक्टली वी कैन नॉट से कि ये गैस है। ब्लैक कार्बन इज आल्सो नोन एज सूट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट। सो थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट है गाइस। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी, दैट इज 2 एंड 3। ठीक है, सो ब्लैक कार्बन इज अ सॉलिड पार्टिकल। या तो सॉलिड पार्टिकल है या फिर एरोजोल है, गैस नहीं है। और साथ ही साथ ब्लैक कार्बन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबल होता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। यहाँ पे चार मैच द फॉलोइंग के बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं। वेटलैंड्स, सेंचुरीज और लेक्स हैं। आपको बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। हरीके वेटलैंड आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक गुजरात, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी पंजाब, सांबर लेक राजस्थान। तो सांबर लेक राजस्थान यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। बाकी तीनों यहाँ पे गलत मैच्ड हैं। ठीक है, बाकी तीनों गलत मैच्ड हैं। हरीके वेटलैंड पंजाब, कोलेरू लेक आंध्रा, नाल सरोवर गुजरात। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, दो स्टेटमेंट्स है पॉलिटी और एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपके सामने है। आर्टिकल 48A अंडर डीपीएसपी स्टेट्स दैट इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हो, आर्टिकल 48A में ये चीज लिखी गई है। आर्टिकल 53 अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज स्टेट्स दैट इट्स द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो गाइज अगर आप पॉलिटी के अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 53 में है ही नहीं, आर्टिकल 51A में आते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे टोटली फॉल्स है। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स। तीन स्टेटमेंट्स। द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 20 बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया व्हिच प्रोटेक्ट लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है गाइस। क्यों फॉल्स है? बिकॉज देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, नाउ 9 ऑफ दीज रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये बिल्कुल करेक्ट फैक्ट है। और जो प्रोटेक्शन दिया जाता है वो ना सिर्फ फ्लोरा फौना को दिया जाता है, बल्कि उस रीजन की जो इंसान है, जो ह्यूमन कम्युनिटीज हैं, उन्हें भी दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज 2 एंड 3। ठीक है, सो द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच प्रोटेक्ट्स लार्जर एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि इनमें से इन्वेजिव स्पीशीज कौन कौन सी हैं। कॉमन वाटर हायसिंथ, लेंटिना कैमरा, यूकेलिप्टस, प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा। सो गाइस चारों के चारों यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्वेजिव स्पीशीज में आते हैं। ओके, इन्वेजिव स्पीशीज यानी कि बेसिकली आप किसी दूसरी जगह में जाके जब वहां के जो नेटिव स्पीशीज हैं उनके हैबिटेट में जाके उनके फूड्स को तहस नहस कर देते हो और एक तरीके से उनकी बर्बादी कर देते हो, तो उनके लिए आप एक इन्वेजन कर रहे हो। ठीक है, सो एलियन प्लांट भी उन्हें कहा जाता है, बेसिकली ऑल्सो रेफर्ड टू एज एक्सोटिक, इंट्रोड्यूस्ड या फिर नॉन इंडिजीनस या फिर नॉन नेटिव। ठीक है, तो ह्यूमंस उन्हें जानबूझ के इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ ना कुछ अलग अलग रीजंस की वजह से। या तो हमें उस पर्टिकुलर नॉन नेटिव जो भी प्लांट है उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी होती है, या फिर सेवरल अदर रीजंस कई बार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू बॉडी एक्लिमेटाइज इटसेल्फ टू द एल्टीट्यूड सिकनेस। जो एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, बेसिकली जब भी आप माउंटेन क्लाइंब अगर आपने किया हो तो आपको पता होगा, अदरवाइज आप पढ़ लेना इसके बारे में। जब आप हायर एल्टीट्यूड में जाते हो ना, तो भैया उस समय
आसान नहीं होता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो कैसे बॉडी अपने आप को एक्लिमेटाइज करती है? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करती है, बिल्कुल करती है। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन डिक्रीज करती है। तो गाइज आरबीसी प्रोडक्शन बॉडी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करेगी, तो ये गलत है। इंक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ये स्टेटमेंट भी यहां पे फॉल्स होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ए, ठीक है। जब भी आप हाई एल्टीट्यूड में जाओगे तो आपकी बॉडी जो है वो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी को कम करेगी, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगी, ठीक है। सो द बॉडी कंपनसेट्स द लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो कि हाई एल्टीट्यूड में है बाय इंक्रीजिंग द आरबीसी प्रोडक्शन, ठीक है। सो एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब फिजिकल डिस्ट्रेस फ्रॉम डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग टू लोअर ऑक्सीजन प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, और नोसिया, फटीग, हार्ट पैल्पिटेशंस, ये सारे कुछ इसके सिम्टम्स हैं। देन उसके बाद मैच द फॉलोइंग पेयर्स, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस और एग्जांपल। म्यूचुअलिज्म, fig tree and the pollinator species of wasp. Parasitism, coal laying its eggs in the nest of crow. Commensalism, sea anemone and clownfish. So guys, ये commensalism का एग्जाम्पल है, sea anemone और clownfish, तो ये तो गलत हो गया, बाकी दोनों सही हैं। सही जवाब इसका होगा म्यूचुअलिज्म और पैरासाइटिज्म, ये बिल्कुल दोनों यहाँ पे सही है। म्यूचुअलिज्म मतलब होता है इकोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर स्पीशीज जहां पे दोनों का फायदा हो, जो हम म्यूचुअल बोलते हैं। पैरासाइटिज्म मतलब आपको पता ही है, ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ fascinating example of parasitism in which the parasitic bird lays its egg in the nest of its host and lets the host incubate them. Question number 9. In a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the grazing food chain than through the detritus food chain. In an aquatic ecosystem, detritus food chain is the major conduit for energy flow, and detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. So guys, third statement तो यहाँ पे सही है, बाकी पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता है, बेसिकली उल्टा दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सी होगा, दैट इज ओनली 3। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन है दैट इज द मेजर कंडुइट, जबकि अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की, डेट्रिटस फूड चेन जो है वो लार्जर फ्रैक्शन जो है होल्ड करता है एज कंपेयर टू द ग्रेजिंग फूड चेन। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आखिरी सवाल, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल प्रोसेस बाय व्हिच इकोसिस्टम्स चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम। तो बिल्कुल ये आपने पढ़ा ही होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। देन हाइड्रार्च सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज, ज़ेरार्च सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज, ये भी सही है। The species that invade a bare area are called keystone species. They are called as keystone species. Basically यहाँ पे उन species की बात की जा रही है जो कि एक bare area को invade करते हैं, तो उन्हें हम pioneer species कहते हैं, keystone species नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल।